नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज हम लोग बिहार के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है अररिया, उसको आज के इस क्लास में हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग बड़ी तेजी से हमारे बिहार के इस जिला दर्शन सीरीज को कवर अप कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम लोग बिहार के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है अररिया, इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग आइए जरा जानते हैं कि अररिया जिले नक्शे में आखिर बिहार के कहां पे पड़ता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आइए जरा देखते हैं, ये है हमारा प्यारा बिहार। दिख रहा होगा आपको, ये दोस्तों हमारा क्या है सर, प्यारा बिहार है। हम लोगों ने लगभग बिहार के लगभग अगर हम बात करें बिहार के 29 जिलों को कवर अप कर लिया है और आज जो है हम लोग हमारे अररिया जिले को इसी क्रम में कवर अप करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट को बड़े अच्छे से बड़े चाव से फॉलो कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आपको नजर आ रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट जो आपको नजर आ रहा है ये है अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया डिस्ट्रिक्ट की बात आपको बता दे चले तो अररिया डिस्ट्रिक्ट पूरे बिहार में सबसे ज्यादा, अगर आपसे कोई पूछे कि तराई एरिया का डेंसिटी कहां पे है तो आपको जवाब दे देना है सर अररिया डिस्ट्रिक्ट। अररिया डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ पे सर आपको पश्चिमी चंपारण नजर आएगा। यहाँ पे सर अररिया जिला के दक्षिण में सर पूर्णिया नजर आता है। यहाँ पे सर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सुपौल जिला नजर आता है और यहाँ पे सर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मधेपुरा जिला जो है नजर आता है। अब आइए जरा अररिया जिले के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, बिल्कुल स्टार्ट से हम लोग देखते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा अररिया जिला, एकदम लोकेशन मैप के साथ कीजिए। ये है सर हमारा किशनगंज, ये है सर हमारा मैपिंग, देखिए बार बार आपको इसीलिए करवाते ताकि आपके दिमाग में रहे। ये है सर पूर्णिया, इसके बगल में आप बढ़िएगा तो सर यहाँ पे आपको सर नजर आ जाएगा क्या सर, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा मधेपुरा। और सर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सर, ये एरिया क्या है सर, तो ये है सर सुपौल का एरिया। ठीक है, ये एरिया क्या है सर, तो सुपौल का एरिया है। ठीक है, ये एरिया सर क्या है सर, ये एरिया सर सुपौल का एरिया है। अब आइए देखते हैं सर ये हमारा क्या है सर, तो ये जो है सर हमारा अररिया डिस्ट्रिक्ट है। ये सर हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सर, तो ये जो है सर हमारा किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे सर पूर्णिया नजर आ जाता है। यहाँ पे सर अगर हम बात करते हैं तो मधेपुरा नजर आता है और यहाँ पे सर अगर हम बात करते हैं तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे हमको नजर आ जाता है। तो अररिया जिले के नॉर्थ में यहाँ पे सर क्या है सर, नेपाल है। और नेपाल के साथ टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं जिसमें से अररिया भी एक डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आ जाता है। अब अररिया की बात जब हम करते हैं मेरे भाई, तो अररिया का एक अपना जिला प्रोफाइल है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका विरासत है, इसकी अपनी कृषि है और इसकी अपनी एक बायोडायवर्सिटी है, जिसको आज के इस क्लास में हम लोग देखते हैं अररिया जिले के बारे में। सबसे पहले अररिया जिले की बात जब हम लोग करते हैं तो अररिया जिले को पूर्णिया जिले से अलग करने के बाद अररिया जो है एक स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित होता हुआ आपको नजर आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अररिया जिले के बारे में, तो आखिर अररिया जिला है कहां पे, तो मैंने आपको दिखा दिया कि कौन से डिवीजन में पड़ता है, पूर्णिया डिवीजन में पड़ता है। पहले कौन सा जिला था, तो सर पहले अगर हम बात करते हैं अररिया जिले के बारे में तो सर पहले क्या था अररिया जिला, तो अररिया जिला पहले जो है पूर्णिया जिला का ही हिस्सा था। साथ ही साथ टोटल जो है 2830 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अररिया जिला फैला हुआ है, जहां पे अररिया टाउन जो है हम कह सकते हैं इस जिले का हेडक्वार्टर है। और ये पार्ट ऑफ पूर्णिया, मतलब डिवीजन, सब डिवीजन नहीं, पार्ट ऑफ क्या था, पूर्णिया डिवीजन। पूर्णिया डिवीजन बिहार के टोटल 9 डिवीजन है, उन 9 डिवीजनों में से एक है सर हमारा पूर्णिया डिवीजन। और इस पूर्णिया डिवीजन का हिस्सा सर हमारा क्या है सर, तो इस पूर्णिया डिवीजन का हिस्सा सर हमको नजर आ जाता है अररिया जिला। ठीक है, अररिया जिला जो है सर पूर्णिया डिवीजन का हिस्सा सर हम लोग को नजर आ जाता है। ठीक, बाकी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अररिया जिला जो है क्या है सर, ऑलरेडी सर पहले पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट था। पहले पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा एरिया था, फिर इससे अलग करके फॉरबिसगंज आपने नाम सुना होगा, यहीं पे रिलेटेड है, और ये अलग करके सर 1990 में, जनवरी 1990 में सर एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्टेब्लिश्ड होता है। अररिया जिला के नॉर्थ में सर नेपाल है, यानी कि इंटरनेशनल सीमा लग रही है सर। इसके अगर हम बात करते हैं वेस्ट में सर सुपौल मधेपुरा है, ईस्ट में सर इसके किशनगंज आपको नजर आ जाता है और सर दक्षिण में पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो है नजर आ जाता है। अररिया जिले की बात जब हम करते हैं तो इसका ऑल्टीट्यूड 47 मीटर है। साथ ही साथ क्लाइमेट नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट हाँ देख लीजिए 41 डिग्री मैक्सिमम और मिनिमम जो है 5 डिग्री। बारिश की बात करें तो 119.5 सेंटीमीटर या 1195 mm बारिश है। सॉइल टाइप यहाँ पे आपको बाल सुंदरी भी नजर आ जाती है, तरई मिट्टी भी नजर आ जाती है, खादर मिट्टी भी नजर आ जाती है और भांगर प्लस आपको लाइमस्टोन की मात्रा मिलकर के यहाँ पे आपको बाल सुंदरी मिट्टी भी नजर आ जाती है। अररिया जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी नदी है, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ बिहार है तो नदियां होंगी ही होंगी।
तो जिले में नदियां केवल जल स्रोत नहीं बल्कि यहाँ पे कृषि और साथ ही साथ इसके पूरे इकोसिस्टम को चलाने का काम करती है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो एक्सटेंसिव पैडी और जूट कल्टीवेशन को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। जूट कल्टीवेशन, यहाँ पे जूट ठीक ठाक होता है क्योंकि पूर्णिया के आसपास है, तो ऑब्वियस सी बात है जूट तो बेहतर होगा ही होगा, और धान भी क्योंकि पानी की मात्रा ठीक ठाक है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में बात करते हैं तो गंगेटिक डॉल्फिन का, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लेंटिस्टिया, जिसका साइंटिफिक नेम है प्लेंटेनिस्टा गेंगेटिका, ये भी आपको यहां पे नजर आती है, याद रखिएगा। इसके अलावा यहां पे आपको हरिया बारा हिरन पार्क, इस नाम को याद रखिएगा, हरिया बारा हिरन पार्क जो है ये आपको यहां पे नजर आ जाता है, हरियाबारा हिरन पार्क। एक और पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो हरियाबारा हिरन पार्क है, इसके अलावा बिहार का दूसरा जू जो है ये भी यहां पे बनाने की बात कही गई है। इको टूरिज्म की बात करते हैं तो लोकल बायो नेटवर्क और पार्क जो है यहां पे आपको नजर आ जाता है। इसका एक अपना ऐतिहासिक यानी कि एंशिएंट टाइम में रहा, यानी कि उत्तरी भाग में अगर हम बात करें तो किरतास, जो कि पश्चिमी भाग में अगर बात करते हैं पुंडराज, और कोसी में पश्चिम में अंग का शासन जो है काफी लंबे समय तक था। ये छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिनका रूल था यहाँ पे। गुप्ता के समय में अगर हम बात करते हैं तो बुधगुप्त और देवगुप्त को कोटी और बर्षा इस मेंटेनेंस के लिए दिया गया था इस एरिया को। और अब ऑब्वियस सी बात है हिमालयन पिलग्रिमेज सेंटर ऑब्वियस सी बात है वरह क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में अगर हम बात करते हैं तो नथपुर बिकम ए क्रिटिकल एपिसेंटर फॉर एजिटेशन बिटवीन म्यूटनीज एंड कमिश्नर ऑफ यूलू फोर्स। यूलू फोर्स जो था, यूलू जो था यहाँ पे आपके हेड था, उसके बीच में नथपुर पड़ता है, नथपुर पड़ता है, तो नथपुर और उसके बीच में एक जबरदस्त मुठभेड़ 1857 में हुई थी, और उसका एक साक्षी क्षेत्र भी अररिया जाना जाता है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो सर यहाँ पे एक लोकसभा है, साथ ही साथ इसमें अगर हम बात करते हैं तो अररिया सब डिवीजन और फरबिसगंज सब डिवीजन, दो सब डिवीजन है, और टोटल 9 ब्लॉक है, 218 पंचायत है, और 742 हमको यहाँ पर विलेज जो है यहाँ पे नजर आ जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे याद रखना है सारे बच्चों को कि जो डेमोग्राफिक की बात करें तो 28,11,559 यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है, और यहाँ पे मैथिली भी बोली जाती है, यहाँ पे आपको सूरजपुरिया भी बोली जाती हुई आपको नजर आएगी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, ये सारे शब्द लैंग्वेज जो है यहाँ पे बोली जाती है। 993 पॉपुलेशन डेंसिटी और 30% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो कि बिहार के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कई ज्यादा है। लिंगानुपात 918, जो कि बिहार के 918 लिंगानुपात से 921 ज्यादा आपको यहाँ पे लिंगानुपात नजर आता है। साथ ही साथ डेंसिटी जो है 993, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, या इसके अलावा आपको यहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं हैं सूरजपुरी, जो कि एक डायलेक्ट है मैथिली का, वो भी यहाँ बोली जाती है। साथ ही साथ लिटरेसी एंड जेंडर गैप की बात करते हैं तो समग्र साक्षरता के भीतर पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का अंतर जो है भविष्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जहां पे मेल लिटरेसी रेट हम देखते हैं 62.30% और फीमेल लिटरेसी रेट 43.93%, यानी कि यहां पे ओवरऑल गैप की बात करते हैं तो 53.553 ओवरऑल लिटरेसी रेट है, और गैप जो दिखाता है लगभग लगभग 20% का गैप, जो कि दिखाता है लैंगिक असमानता को, जिसको हम कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को दर्शाता है, जो कि एक कंसर्न है अररिया जिले को आगे बेहतर करने के लिए। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कृषि ही यहाँ की मेन अर्थव्यवस्था है, जो सीधे तौर पर स्थानीय उद्योग को कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल प्रदान करती है। यहाँ का जो सॉइल है ये एग्रीकल्चर, पैडी में जूट नजर आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं माइक्रो इंडस्ट्री, जो कि फोकस है जूट और प्लाईवुड प्रोसेसिंग में। स्टेप 3 की बात करते हैं तो आउटपुट मिल्स यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स जो है ये लोकल जीडीपी को काफी ज्यादा बढ़ोतरी करने में काम हमको नजर आता है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल लैंडस्केप की बात करते हैं तो अररिया का उद्योग जो है पूरी तरीके से सूक्ष्म और लघु उद्यम यानी कि एमएसएमई पर निर्भर है, जिसमें जूट और कृषि आधारित इकाई जो है प्रमुख है। यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 850 टोटल रजिस्टर यूनिट है, यानी कि ऑल माइक्रो स्मॉल यूनिट है, और कोई भी यहाँ पे मीडियम और लार्ज इंडस्ट्री नजर नहीं आती है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एग्रो बेस्ड, जूट बेस्ड, वुड फर्नीचर, मेटल बेस्ड, रिपेयरिंग और सर्विसिंग इंडस्ट्री जो है नजर आता है, और एक इंडस्ट्रियल एरिया में। वहीं इमर्जिंग सेक्टर में 2002 में एनआईसी केंद्र की स्थापना के साथ आईटी संस्कृति का भी, आईटी कल्चर का भी यहाँ पे राइज हो चुका है, और आईटी कल्चर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनआईसी यहाँ पे 2002 में एस्टेब्लिश किया, जिसके कारण यहाँ पे आईटी कल्चर जो है इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा ये जो है डोल इंजन ऑफ अररिया, यहाँ एक अररिया सब डिवीजन और फरबिसगंज सब डिवीजन, तो ये दोनों जो है बिल्कुल अपने आप में सब डिवीजन है।
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कोर इकोनॉमिक ड्राइव है, आईटी कल्चर, एनआईसी हब टूरिज्म और हेरिटेज लिंक में नेचुरल हैबिटेट और हिस्टोरिकल इकोलॉजिकल नजर आता है। वहीं फॉरबिसगंज सब डिवीजन में लार्ज इंडस्ट्रियल बेल्ट और कोर इकोनॉमिक और ऑब्वियस से बात है कमर्शियल हब और हैवी माइक्रो इंडस्ट्री कंसर्न नजर आता है। हेरिटेज लिंक में ट्रेड और लॉजिस्टिक जो है ये दोनों हम लोग को नजर आता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो एजुकेशन और सर्विस इकोसिस्टम में ऐतिहासिक महत्व और बढ़ते तकनीकी बुनियाद ढांचे के कारण सेवा और पर्यटन उद्यमों के लिए एक अपार संभावनाएं हैं। एनआईसी हब से होटल इंडस्ट्री टूरिज्म में बढ़ावा मिलेगा, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग सेंटर है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, अररिया पब्लिक स्कूल, गर्ल्स आइडिया, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अररिया काफी बेहतर कर रहा है। साथ ही साथ प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता की बात जब हम करते हैं तो अररिया अपने समृद्ध प्राकृतिक और आवास के लिए ऐतिहासिक और माध्यम के एक अद्वितीय इको टूरिज्म का गंतव्य है, जहां पे हम देखते हैं बायो पार्क। तो आपको बताते चले रानीगंज और साथ ही साथ आपके वृक्ष वाटिका इसके अलावा आपके कुशर्ग गांव बायोडायवर्सिटी पार्क या हरियाबाड़ा हिरन पार्क आपको यहां नजर आता है। साथ ही साथ वन्यजीव आकर्षण में आपको नेचुरल हैबिटेट है गंगेटिक डॉल्फिन का, जो कि लोकल रिवर्स में आपको नजर आ जाता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल अट्रैक्शन में रेप्लिका स्तूप किसका सर, मानकीपुर अट्रैक्शन और मदनपुर पलासी और ऑब्वियस सी बात है बेस्थानी आपको यहाँ पे नजर आता है। अररिया की बात जब हम लोग करते हैं तो ज्योग्राफिकल ब्लूप्रिंट मैंने आपको बता दिया, नेपाल के साथ बॉर्डर लग रहा है, 4 रिवर के बीच में घिरा हुआ है, लगभग 2.81 मिलियन पॉपुलेशन है, 993 डेंसिटी है। साथ ही साथ एग्रीगेरियन बेस जूट पैडी और 850 माइक्रो इंडस्ट्री और फॉरबिसगंज इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पार्क की बात करते हैं तो बायो पार्क और गंगेटिक डॉल्फिन अनटैप्ड इको टूरिज्म पोटेंशियल जो है इसके रूप में नजर आ जाता है। अब आइए अररिया जिले से जिले हुए एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बनाइएगा, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखिए ऐसे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अभी एट प्रेजेंट पूर्णिया, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था तब अररिया होता। हालांकि अररिया आज के डेट में अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी, किसकी प्रोडक्टिविटी, तो मक्का की प्रोडक्टिविटी के मामले में अररिया जिला जो है नंबर 1 पे है। इस बात को भी सारे बच्चों को दिमाग में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम अररिया। अगर आप में से कोई भी जन हमारे 73rd बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, अगर आप 73rd बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो और बेहतर तरीके से करना चाह रहे हो तो आपके लिए हमारा आरंभ बैच है और हमारा अभ्युदय बैच है। आरंभ बैच हमारा क्या है सर, इंग्लिश मीडियम का बैच है जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेज होती है, लेकिन नोट्स वगैरह जो है क्लास रूम में आपको बाइलिंगुअल ही, लेकिन आपको जो कंटेंट है इंग्लिश में मोस्टली, और हिंदी मीडियम के लिए शुद्ध हिंदी में बैच है हमारा अभ्युदय बैच। आरंभ बैच हमारा 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का बैच है, और जो हमारा अभ्युदय बैच है ये हमारा प्योर हिंदी मीडियम का बैच है जो कि 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। आपको मैं हमेशा बताता हूं कि जो शिक्षक जो टीचर आपको मेंस आंसर राइटिंग लिखना नहीं सिखा सके वो महज आपका समय बर्बाद कर रहा है और आपको डुलुलु दुनिया में रख रहा है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखी, मेरे सहेली, मेरे गुड्डे, मेरे गुड़ियों, इस चीज को इंश्योर कीजिए कि बीपीएससी एग्जाम निकालना है तो आंसर राइटिंग सीखना पड़ेगा। आप देखिए कौन टीचर होगा जो आंसर राइटिंग खुद से लिख करके आपको देता होगा। देखिए हम आपको देते हैं क्लाउड डायग्राम कैसे बनाया जाता है, हॉरिजॉन्टल डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वर्टिकल लाइन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। साथ ही साथ ये नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इस टाइप से आप देखिए आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। मेरे भाई आप देख सकते हैं कि हर एक टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, दिख रहा होगा आपको, हर एक टॉपिक का हैंड रिटेन नोट जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, दिख रहा है आपको, हर एक टॉपिक का हाथ से लिख करके हैंड रिटेन नोट्स में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। अब हमारे बैच में आपको क्यों इनरोल करना चाहिए, क्या खास आपको इस बैच में मिलता है? तो मेरे भाई जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया वाइल्ड लाइफ इन बिहार, ठीक है, लेटर सपोज हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, वाइल्ड लाइफ इन बिहार मैंने आपको पढ़ाया। अब वाइल्ड लाइफ इन बिहार टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया तो इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको नोट्स बनवाया, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में। अब इसके बाद क्या होता है कि नोट्स जब मैंने आपको बनवाया तो नोट्स बनवाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उस टॉपिक का क्रक्स मटेरियल और एमसीक्यू आप लगा के एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको आएगा। उसके बाद आपको एक मेंटर मिलेगा इस बैच में जो कि आपके आंसर राइटिंग को क्या करेगा, आपको बोलेगा आंसर राइटिंग लिखने के लिए, टॉपिक देगा, टॉपिक का सैंपल आंसर देगा, उसका आप आंसर राइटिंग लिखेंगे। आंसर राइटिंग लिखने के बाद यू विल फाइंड इट आउट कि आपको ये चीज नजर आ जाती है कि सर क्या नजर आती है आपको, तो आपको सर यहाँ पे एक चीज नजर आएगी कि सर आंसर राइटिंग जो है ये आपको नजर आएगा, और आंसर राइटिंग के बाद जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे सर आंसर राइटिंग आपको नजर आता है, और आंसर राइटिंग करने के बाद हम अगर बात करें तो ये आपको आंसर राइटिंग नजर आता है, और इसके बाद सर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, और इसी को हम कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस का अप्रोच, और यही हमारा कहलाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग हमारे 950 प्लस टॉपिक्स और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में कवर अप कराते हैं। और ये 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हम कवर अप कराते हैं, और इसको कवर अप कराने के साथ साथ आपको बताते चले
ये जो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको अगले 6 से 8 महीने हम लोग कवर अप कराएंगे। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन 10 किताबों का सेट जो कि प्योरली बीपीएससी सेंट्रिक किताबें होंगी, मोटी-मोटी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की किताबें आपके घर तक हार्ड कॉपी में, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में 10 किताबों का सेट पहुंचता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हम लोग इस बैच में जब आपका 4 महीना बचेगा तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको देते हैं। साथ ही साथ 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, और क्योंकि आपको ऑलरेडी हमने फाउंडेशन करा रखा है तो प्रीलिम्स एग्जाम के तुरंत बाद जो कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा तो 100% स्कॉलरशिप के साथ आपके फी को फुल्ली हम रिफंड कराते हैं। साथ ही साथ आपको हम लोग 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग देते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी आप सब लोग ने पढ़ने का प्रयास जरूर किया होगा लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कारण क्योंकि एनसीईआरटी जो है मोस्टली किस चीज के लिए बनी है, तो एनसीईआरटी सर मोस्टली हमारा बना है किस चीज के लिए, तो एनसीईआरटी सर हमारा बना है एकेडमिकली के लिए, क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के लिए। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसमें आपको प्रोवाइड कराते हैं 5100 एमसीक्यू, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको इसमें हम प्रोवाइड कराते हैं मेरे भाई। अब आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप कैसे करेंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। उसमें जाने के बाद स्टेट पीसीएस में अपना प्यारा मोहब्बत बिहार, यहाँ पे बिहार पीसीएस अभ्युदय बैच, इसमें आप जाएंगे, बिहार पीसीएस का आरंभ बैच, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो क्या लगाएंगे, कोड ADILIVE आदि लाइव कोड लगाएंगे। और आदि लाइव कोड लगाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे सर, तो आदि लाइव कोड लगाएंगे। और आदि लाइव कोड आपने लगाया, आदि लाइव कोड लगाने के बाद आप क्या करेंगे सर, तो ये फी जो है आपका नजर आएगा, यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है चुन लीजिएगा, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, तो कोर्स मिल जाएगा। याद रखिएगा, इंश्योर कीजिएगा कि कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है। इनकेस अगर आप आदि लाइव कोड नहीं लगाते हैं तो आपको मेरा मेंटरशिप नहीं मिलेगा। फी आपको ज्यादा दिख रही, चिंता मत कीजिए, मेरा नंबर है 8789847319। डायरेक्टली आप हमको क्या कीजिएगा सर, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर हमको डिस्काउंट दिलवा दीजिए, हम टीम को बोल के मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दिलवा देंगे और एक कोर्स करके आपकी तैयारी बेहतर होगी। हमारे पास बेस्ट टीम है, आप कहीं से भी वन ऑन वन मैच कर लीजिए किसी भी संस्थान से, यू विल फाइंड इट आउट, वी हैव द बेस्ट टीम फॉर बीपीएससी एग्जाम। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।